क्या ये फैसला हो गया अब कि अगर इमरान खान इंसिस्ट करता है और ऐसे ही हमें बदनाम करने की कोशिश करता है तो फिर हम 2014 तक जाएंगे और पूरी इंक्वायरी करेंगे। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त जो साजिश हो रही थी जिसमें खान साहब बिल्कुल 100% मुलव्वस थे और बाहर थे और धरने कर लेते किसी के कहने पे, फिर जब वो बातें आएंगी बाहर तो फिर खान साहब कहाँ जाएंगे। तो शायद ये या तो ये धमकी है कि जी ठीक है, फिर अगर आप ये चाहते हैं तो हम 2014 तक जाते हैं और उसमें तो यहाँ तो आप जेल में थे ना, तो आप शायद कह दें कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, जिन लोगों ने किया उनको पकड़े आप, क्योंकि एविडेंस तो बड़ी मुश्किल मिली ना कि खान साहब की कोई टेप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। उनका तो मौका मैं तो जेल मैंने की पता किया। हाँ जी, वो यही कहते हैं। तो उनको कन्विक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मगर 2014 में तो बड़ा आसान है। वहाँ तो सब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोग आके गवाही भी देंगे कि खान साहब ने, हमने मिलकर खान साहब के साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये प्लान था, उसमें ये जनरल्स इन्वॉल्व थे वगैरह वगैरह। कुछ टेप्स निकली भी तो थी, पब्लिक भी तो और भी बहुत कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काउंटर नैरेटिव है। अच्छा, कि अगर आपने ये कहना है और ये करना है तो फिर हम जाएंगे 2014 तक। अब इससे नून लीग का फायदा, इसीलिए सेनेटर साहब कूद पड़े, करो ना, फिर की चक्कर है, कर दे क्यों नहीं हो। अच्छा। और एक तरफ वो उधर भी कह रहे हैं और इधर शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं कि आप भी बात कर रहे हैं तो फिर इनको करें ना 2014 का। और याद रहे कि सेनेटर साहब जो हैं वो कहते हैं, लोग, मैं इसकी ना तरदीद करता हूँ ना तस्लीम करता हूँ, कोट करता हूँ, क्योंकि वो के नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं जी, ऐसा ही है, समझे जाते। तो अगर वो नवाज शरीफ कैंप के बंदे हैं तो फिर ये बयानिया तो मियाँ साहब का है ना कि 2014 भी चेक करो ना, मेरे नाल की होया, तो मुझे किसने धक्का दिया, कौन कौन साजिश थे, क्या था उस वक्त के आर्मी चीफ का रोल, DGISI का रोल। और आपको याद होगा उस वक्त 2014 में मियाँ साहब ने जनरल रहील शरीफ को बुला के एक टेप रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी उस वक्त के DGISI की, जो कि IB ने टेप की थी। और कहा था ये देखें आपका या मेरा DGISI मेरे खिलाफ क्या कर रहा है। और रहील शरीफ को कहा था इसको फारग करो, और रहील शरीफ से कहा जी मैं इंक्वायरी करूंगा। फिर बाद में रहील शरीफ को उनको साइडलाइन करना पड़ा, फारग करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर प्रेशर आ रहा है अब आर्मी चीफ के ऊपर कि जी इमरान नूं तुसीं फारग करना है, अपने भी कुछ लोग फारग करो और साड़ी भी क्लियर करो, साढ़े नाल जो है 2014। तो यही एक रास्ता है, खान भी गया और इस किस्म की जो मुदाखलतें होती हैं वो भी ख़त्म होंगी। तो आज आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट के मजलूम बनने वाले 9 मई के असल लीडर्स का अब एहतसाब होगा, अब सिग्निफिकेंट है अब। और ये भी इसका मतलब है कुछ सोच पे तब्दीली आई है कि करना पड़ेगा कुछ हमें, अदालतों पे छोड़ देना सिर्फ खान साहब का, जिसमें खान साहब को तो मुश्किल हो जाएगा करना, बाकी इधर उधर के लोग जो हैं। और फिर ये इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की आज आर्मी चीफ ने, मेरा ख्याल है उसकी तरफ बात करनी चाहिए। जाते जाते मैं ये भी कह दूं कि जब मैंने पहली दफ़ा सुनी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि यार एडी गर्मी चढ़ी, हर गल ते तुसी काफ़ी नाराज़ लगते हो। और अभी आसिफ गफूर साहब भी हमें याद हैं कि वो भी बात करते थे, इसी किस्म की बातें उस वक्त भी होती थी। उस वक्त वो खान साहब के साथ थे, इस दफ़ा ये खान साहब के अपोज टू हैं, मगर उसी किस्म का लहजा था। मगर आसिफ गफूर फिर भी अपना वो इतने गुस्से में नज़र नहीं आते थे, वो फर्म नज़र आते थे बट नॉट एंग्री। आजकल के जो मेजर जनरल साहब हैं वो थोड़े नाराज़ भी और गुस्से में भी थे और सेल्फ राइटियस थोड़े ज़्यादा थे। अब क्या है सेल्फ राइटियस का उर्दू तर्जुमा? चले इसको इतना ही रहने दें, लेकिन आपको नहीं लगता कि 9 मई की वजह से एग्रेशन है फौज में, उनको है? नहीं, बिल्कुल है, बट ये पहली दफ़ा 1 साल के बाद इस तरीके के साथ ये बात कही गई। मैंने ये सोचा कि यार इसकी ज़रूरत क्या थी। पहला मेरा रिएक्शन ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, ये कोई नई बात तो नहीं है। और जो लोग वहाँ सहाफ़ी बैठे हुए थे उनकी शक्लों से ये लग रहा था दे वर नॉट इम्प्रेस्ड। मुझे जो आई नो माई कॉलीग्स बड़े स्केप्टिकल, सिनिकल, उधर से गुस्सा नज़र आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरा सवाल ये था अपने जहन में कि इसकी ज़रूरत क्या थी। जो आपने कुछ करना है तो करें, ये क्या आप कह रहे हैं कि जी अभी तक कुछ नताइज नहीं निकले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये गद्दारी थी, ये वो तो सब पता है हमें क्या बात। तो अब समझ आइए जब आर्मी चीफ ने जाके आज बयान दिया कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स थे DGISPR का और आर्मी चीफ का, दिस इज पार्ट ऑफ अ कंसर्टेड स्लाइट चेंज ऑफ पॉलिसी, इसलिए वो गुस्से में नजर आए। और आज जो आर्मी चीफ ने जो बात कही है ये भी बिल्कुल बड़ी सख्त बात है। इतनी क्लियर और सख्त बात आज तक किसी फौजी ने नहीं की। अब ये कहते हैं कि रियल लीडर्स की बात कर रहे हैं कि रियल लीडर्स जो अपने आप को विक्टिम्स कहलाते हैं,
मजलूम कहलाते हैं, उनको हम अकाउंटेबल होल्ड करेंगे उनके जो उन्होंने किया, क्योंकि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल नाकाबिले तरदीद एविडेंस है, प्रूफ है हमारे पास। तो ये आज तक तो ये बात नहीं सामने आई। अगर इररिफ्यूटेबल एविडेंस है तो ये अदालतें 1 साल क्या हो गया लेके पे क्यों बैठी हुई? तो ये सवाल खड़ा होता है ना कि उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और ये ऑब्वियस है कि उन्होंने ये बताया और अदालतों में ये चीज़ें प्रेजेंट हुई हैं, मगर जो चीज़ें इनके अंदर थी वो तो अदालतों में नहीं गई ना। उसके लिए पिटीशन जारी है खान साहब की तरफ से, खान साहब की तरफ से पिटीशन जारी है, चलो देखते हैं कि बरामद करें। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। वो कहते हैं कि May 9 will undoubtedly remain a black day in the history of Pakistan when deliberately indoctrinated and insidiously guided miscreants attacked the symbols of the state and national unity, disgracefully desecrating the Shauda monuments. तो वो कहते हैं कि ये misguided, deliberately indoctrinated and insidiously guided miscreants, कि ये जो कुछ हुआ इनको करवाया गया है इनसे। और आगे जाके वो ये कहते हैं कि इस किस्म की माइंडसेट, जिस किस्म की माइंडसेट ने शोहदा के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ किया, उनको टारगेट किया, ये पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके का, और इससे उनकी जहनीत पहचानी जाती है कि उनके पीछे क्या जहनीत थी। तो मगर साथ बहुत अहम बात क्या, वो कहते हैं कि ये लोग जो बाहर निकले उनके लिए, उनको कहते हैं ये कैनन फॉडर थे फॉर द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द मास्टरमाइंड्स, ईंधन थे उनका। हाँ, तो ये लोग और कहता है कि इनके लिए हम रीजनेबल बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं। शक का फायदा उनको दिया भी गया और देने को तैयार है। तो मतलब ये है कि जिन लोगों ने अटैक किया उनमें से मेजॉरिटी वो थे जिनको पता ही नहीं था कि इसके पीछे साजिश क्या है। वो बेचारे अपनी वैसे निकल आए बाहर और उनको नहीं पता था इसके पीछे क्या चाल है या क्या गेम है। जी। और वो गेम क्या थी वो आज शहबाज शरीफ साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। वो गेम ये थी कि फौज के अंदर एक कू करने की अगेंस्ट द करंट आर्मी चीफ। कुछ लोग उसको इंस्टिगेट कर रहे थे कि कुछ बेचैनी हो इसके साथ और आर्मी चीफ आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारा पेशेंस will not respond to these provocations and it will be और हम कमज़ोरी का इजहार, हमने जो पेशेंस शो किया है, जो चुप करके बैठे रहे हैं, ज़्यादा हमने कुछ कहा हुआ नहीं है, 1 साल हो गया है, अब उसको ये ना समझे कि वो कमज़ोरी है हमारे पार्ट में, अब हम एक्शन लेंगे। तो ये लगता है ऐसे है कि ये 2014 तक भी अब खोलने के लिए तैयार हैं। और नून लीग तो फिर रेडी होगी इस चीज के लिए, नून लीग तो कह रही है करो। हाँ। तो उनके लिए तो उनका तो फायदा है ना, दोनों जाएंगे। खान साहब तो पक्की बात है ना, उड़ जाएंगे। और जिन लोगों ने खान साहब के साथ मिलकर फौज के अंदर साजिश की थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो उनका भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। हालांकि मीडिया के अंदर तो वो रिकॉर्ड आ चुका है, मगर क्या फॉर्मली इसको तस्लीम नहीं किया गया। तो ये अब अगर ऐसी इंक्वायरी होती है तो फॉर्मली तस्लीम भी कर लिया जाएगा। अब खान साहब ये कह रहे हैं हाँ जाएँ 2014, तो ये खान साहब तो उड़ जाएंगे 2014 में, इधर शायद ना उड़े, इधर ये खुद बच जाए, बाकी लोग उड़ जाएंगे कुछ। मगर ये भी हो सकता है कि जब अंदर इंक्वायरी करें ये जो May 9 का जो इंसिडेंट है, वहाँ इनको वादा माफ गवाह मिल जाए, शायद कोई फौजी, अगर कोई ऐसे वादा माफ गवाह मिल जाते हैं जिनका बयान आ जाता है कि हाँ हमने साजिश की थी और हमने खान साहब के साथ मिलकर ये साजिश की थी, खा वो जेल में थे, ठीक है, तो फिर वो भी एक इशू बन सकता है। मगर वादा माफ गवाह की जो होती है ना टेस्टिमनी, वो कमज़ोर समझी जाती है। तो अच्छा। मगर अगर 2014 की बात निकलती है तो वो तो बड़ी पक्की बात होगी। हाँ, उसमें तो बहुत केसेस भी बन सकते हैं, तो और भी बहुत से मामलात खुल सकते हैं और नून लीग को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस भी मिल सकती है आने वाले वक्तों में। जो मुश्किल वक्त लग रहा था पिछले दिनों में, हमने देखा कि खान साहब की तरफ से बहुत डायरेक्ट अटैक्स आई और उसके जवाब में जो आज के दिन है इसकी स्टेटमेंट्स और उससे पहले DGISPR की स्टेटमेंट्स। लेकिन आपने कहा कि हो सकता है 2014 में से कुछ ऐसा निकला है जो खान साहब के लिए प्रॉब्लम का सबब बने। बात यह कि वो रास्ता भी तो अदालतों की तरफ से ही होके जाएगा। अब 3 मिसालें DGISPR ने भी दी और इरफान सिद्दीकी साहब जो बातें आप कर रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उनका कॉलम। अब 3 मिसालें वो देते हुए कहते हैं यूके में 2011 में क्या हुआ था, 2021 में अमेरिका में क्या हुआ था, और उससे पहले पेरिस और फ्रांस की भी वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर फौरी तौर पर केसेस की समाअत हुई और सजाएं दी गई, 18 साल से कम उम्र को भी नहीं छोड़ा गया। क्वेश्चन ये है कि अब वो कह रहे हैं सजाएं दी जाएंगी, किस रास्ते से दी जाएंगी? हाँ, बस ये कैसे सजाएं दी जाएंगी बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, या तो आप मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दें
ठीक, और मेक श्योर कि सुप्रीम कोर्ट उनको किसी को चैलेंज ना करने दे, जो कि मुश्किल है, क्योंकि जिस किस्म की तरफ इस दफ़ा जुडिशरी झुक रही है वो अपनी आज़ादी का सोच रही है। और मैंने पहले भी ये कहा कि मेजॉरिटी जो जजेस हैं वो ऐसे लगता है उनके अदालती फ़ैसलों से कि वो पीटीआई के हमदर्दी हैं और खान साहब के हमदर्दी हैं। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। पहले एक वक्त था जब हम नवाज शरीफ साहब के लिए ये देखते थे और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ था ये, मगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर डालती थी कि करें ये। इस दफ़ा तो काउंटर प्रेशर है ना जी। वो तो कह रहे हैं करें और वो नहीं कर रहे, खड़े हो गए गेस्ट। तो ये आगे जा आपको याद होगा, अगेन मैं रिमाइंड करता हूँ कि एक माह पहले मैंने आपसे आपके प्रोग्राम में कहा था कि आगे जो मुश्किलात आएंगी गवर्नमेंट को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, वो जुडिशरी की तरफ से आएंगी, क्योंकि जुडिशरी का पुराना मसला है कि जब एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हो जाती है तो जज हजरात जो है उसके ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके ख़िलाफ़ जाना। मुझे याद है जब भुट्टो साहब ने 1977 की मैं बात कर रहा हूँ, 1977 लोगों को याद नहीं है, मगर एक बहुत बड़ा मूवमेंट भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ शुरू हो गया था कि इलेक्शन रिगिंग की है भुट्टो साहब ने, और वो कह रहे थे पीएनए वाले के एक नई इलेक्शन करवाएं, और भुट्टो साहब रेजिस्ट कर रहे थे। तो उस वक्त लाहौर शहर में काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई, तो भुट्टो साहब ने लाहौर शहर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया, एक शहर के अंदर, बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा ये मामला चल पड़ा, और उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट ने मार्शल लॉ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वही जजेस थे जो कि पहले भुट्टो साहब को सपोर्ट करते थे, पर जब इतना ज़बरदस्त पॉपुलर मूवमेंट सामने आ गया, अब होता ये है कि जी जजेस ने भी तो घर जाना होता है, जजेस के भी बाल बच्चे हैं, जजेस भी एक आपके माशरे का हिस्सा है, वो भी जहाँ भी जाते हैं सुनते हैं, और अगर इतना ज़्यादा बहुत बड़ा एक मैस मूवमेंट बाहर हो तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और जब करते हैं तो फिर उनकी बेइज्जती होती है। उस ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं था, अब आप देखते हैं कि अगर पीटीआई वालों को कोई फ़ैसला पसंद नहीं आता तो इतना ज़बरदस्त किस्म का बैकलैश आती है और ऑन सोशल मीडिया के लोग हिल जाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आई, और वो माफ़ी वाली बात को तो खुसूसन बहुत बतंगड़ बनाया गया, लेकिन सिर्फ बिफोर वी टेक ब्रेक, माफ़ी वो कह रहे हैं कि पीटीआई मांगे और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मांगे, अब ये है डेडलॉक, कैसे टूटेगा? देखिए, जो वो कह रहे हैं ना कि माफ़ी मांगे, वो कॉन्क्रीट बात नहीं है। माफ़ी किस चीज़ की मांगे? कि हमने साजिश की थी, हमने बगावत की थी, ये तो नहीं कोई मानेगा ना, ये तो इट्स अ सेल्फ कन्फेशन। और पीटीआई वालों को कहना है कि अगर हमने ये मान लिया तो फिर तो टंग देंगे, जाहिर है, ठीक है, तो वो तो एक डिस्ट्रस्ट की ट्रैप हो गया। तो पीटीआई तो ये कहेगी, उल्टा ही कहेगी, आप माफ़ी मांगे, वो कह रहे फॉल्स फ्लैग है, पीटीआई तो ये कहेगी, मगर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो नहीं मानते कि फॉल्स फ्लैग था, वो तो कहते हैं हम दिलेरी के साथ निकले थे, फुटेजेस हैं, हाँ, हम खुद किया हमने, वो कैसे माने कि ये हमसे करवाया गया या फॉल्स फ्लैग था, कि हम एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे। ये तो ये इल्ज़ाम है ना कि हम लोगों को तो पता ही नहीं था और हम लोगों को तो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया ये फॉल्स फ्लैग। वो तो प्राउडली कहते हैं, सिर्फ ये नहीं कहते, वो कहते हैं माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, जैसे प्यो को माफ़ी नहीं मांगी तो की माफ़ी मांगा, तो बड़े लोग कह रहे हैं ना ये। अच्छा, इनका बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक तो ये कहते हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी बंदा मांगता है अगर कोई काम गलत किया हो तो माफ़ी मांगते हैं ना, अगर काम किया ही ना हो तो माफ़ी किस चीज़ की मांगते हैं? ये ऐसे है कि एक बंदा है वो आपके घर से चोरी कर लेता है, तुसी फड़ के उन्होंने पुलिस के हवाले कर देते, उन्होंने पुलिस 2 लित्तर मार दी, वो कहना जी मैंने माफ़ कर दो, वो भी तेन माफ़ कर दी, तू तस्लीम कर, तू चोरी की है तो माफ़ कर दी है ना, कहना जी मैं चोरी नहीं की मगर मैंने माफ़ कर दे। तो ये हाँ नहीं, तो खौफ, माफ़ी खौफ नहीं होती, माफ़ी ये होती है कि मैंने गलती मेरे से हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, कन्फेशन। हाँ, मगर ये नहीं होती कि आपका मैंने किया ही नहीं है, मैंने माफ़ कर दो। भाई माफ़ तो किस गलत करिए अगर तू किया ही कोई नहीं। तो ये इसलिए अब बात ये है कि ये माफ़ियाँ ना इन्होंने मांगनी है ना उन्होंने मांगनी है। अच्छा। तो ये तो ना इधर है ना उधर है, ये तो वन अपमैनशिप हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मेरा ख्याल है टाइम बीइंग के लिए, कुछ अरसे के लिए, कम अज़ कम अगले 6-7 महीने के लिए ये जो तू मैं चल रही है, अब फ्रैंकली ये जैसे कहते हैं ना, गेंद जो है वो फुटबॉल जो है वो अब इनके खाते में है, किनके? एस्टैब्लिशमेंट के। अच्छा। पीटीआई बड़ी उनके खाते में गेंद खेल रही है, उनके हाफ में गेंद खेल रही है। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के हाफ में गेम खेलना है तो या गोल करना है पीटीआई के खिलाफ, तो अब एस्टैब्लिशमेंट को कुछ करना पड़ेगा। इतने सख्त बयानों के बाद अगर अभी भी कुछ नहीं करते इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी और इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शंस, तो फिर ये लगेगा कि
इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो है ही जीरो, बहुत कमज़ोर है। कन्विक्शंस तो अदालतों के थ्रू होनी है और उसी मामले को तो लेकर अब अदालतें तैयार नहीं है, तो अब सोचना ये कि ये तो मसला बन गया ना। एक तरफ आप कहते हैं हम करके देंगे, उधर से अदालतें कर नहीं रही हैं, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मार्शल लॉ लगाते हैं तो अदालतें स्ट्राइक डाउन कर देती हैं, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो ये है कि इतनी बड़ी बात की है, अब कोई हल भी होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के पास कि ये सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बातें जितनी आप करते हैं उतनी बातें वो करते हैं। जवाब दे देते हैं, जवाबुल जवाब हो जाता है। लेकिन बहुत से और भी सवाल उठ रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अगले को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इसे बगावत करार दे रहे हैं। तो क्या इसका इख्तिताम जो है वो किसी कमीशन पर ही होगा, कमीशन की फाइंडिंग्स पर ही होगा?